हेलो। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे भेषज कल्पना के यानी कि पेपर सेकंड के पार्ट बी में फोर्थ पॉइंट है, यानी कि सेकंड लास्ट पॉइंट है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो यहाँ पे जैसे हमें नाम से पता चलता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ये एक नियम है यानी कि कानून है जो लॉ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बनाया गया है। अब इसके ईयर आप देख रहे हैं, 1940, 1945, यानी कि ये आज़ादी से पहले बनाया गया था, है ना, 1947 से पहले। और उसके बाद भी उसमें बहुत सारे बदलाव होते रहे। अब यहाँ पे है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स, है ना। ड्रग यानी कि मेडिसिन, कोई भी दवाई, चाहे वो आयुर्वेद की हो, एलोपैथी की हो, यूनानी की, सिद्ध की, कोई भी हो, तो वो सारी दवाइयाँ। और कॉस्मेटिक्स, तो उन सभी के लिए कुछ नियंत्रण जरूरी थे। तो उसके लिए वहां पे इस तरह का एक लॉ यानी कि एक कायदा कानून बनाया गया था। उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमें लेना है। पूरा जो कानून है वो हम मेडिकल फील्ड में नहीं पढ़ते, लॉ के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, है ना। लेकिन हमें ये लागू होता है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। तो वो आज हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। तो हम इसका नाम इजीली याद रखेंगे, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945, डीसीए, यानी कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो ये जो एक्ट है, जो कानून है, कायदा है, वो बना था 1940 में, इसलिए उसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। और उसके अंदर में नियम बनाए गए थे 1945 में, इसलिए इस पूरे के पूरे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को इसी नाम से जाना जाता है हमेशा, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। हमारे सिलेबस में भी टॉपिक का नाम यही है, डीएनसी एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन हम आज देखेंगे। सबसे पहले हमारे इस क्लास का यानी कि इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो जिसके अंदर ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स ये क्यों बनाना पड़ा, इसकी जरूरत क्या हुई, है ना। तो ड्रग ड्रग यानी कि अभी के समय में जो ये ड्रग्स ले रहे हैं, उसका न्यूज आ रहे हैं, उस वो वाली बात नहीं, हम क्या समझेंगे, कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई, है ना, जिसको ड्रग नाम से जानेंगे। तो ड्रग जो है वो एक इसेंशियल कमोडिटी है। कमोडिटी शब्द एक बहुत ही बड़ी टर्म है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज वस्तु जो मार्केट में खरीदी और बेची जाती हो, फिर चाहे वो पैसे देकर या डिस्ट्रीब्यूट करके या किसी भी तरह से, तो वो एक ऐसी चीज है जो कि एसेंशियल है, वो बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम सब लोग कभी ना कभी तो छोटी या बड़ी बीमारी में आते हैं, और दवाई लेने के बाद, ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी यानी कि जीवन जरूरी एसेंशियल चीज है, ऐसी एक कमोडिटी है। तो सभी के सभी लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये जुड़ी हुई है। तो उसके लिए उसका रेगुलेशन करना जरूरी है। उसमें कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए, कायदे कानून होने चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चीजें नियंत्रित की जानी चाहिए? एक तो है उसका इम्पोर्ट, अगर वो इंडिया में नहीं बन रही है, अगर हम बाहर से लेके आ रहे हैं, तो उसका इम्पोर्ट, उसके ऊपर भी नियंत्रण होने चाहिए। फिर मैन्युफैक्चर, अगर भारत में बन रही है तो उसका मैन्युफैक्चर, उसके लिए भी बहुत सारे नियम है और होने चाहिए। फिर उसका सेल, उसको कैसे बेची जाती है, और अगर सेल नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कहीं पे ऐसे भी बांटी भी जाती है ना, जैसे कि पेंडेमिक की कंडीशन में हमने देखा
कि सभी जगह पे काढ़ा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेल करना हमेशा जरूरी नहीं है। तो इन सभी के ऊपर ये नियम लागू होते हैं। तो इसीलिए ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट DCA ये बनाया गया था, और टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट यानी कि अपडेट भी आए थे और आते रहेंगे आगे भी। अभी ये सब गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये इन सभी की जिम्मेदारी है कि जो जरूरतमंद पेशेंट्स है, ऐसे कोई भी पेशेंट्स है जिसको सचमुच में दवाई की जरूरत है, तो उसको डिजायर्ड क्वालिटी की दवाई, अच्छी क्वालिटी की दवाई मिल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पेशेंट को दवाई मिल रही है और उस दवाई के अंदर क्वालिटी ही नहीं है, उस दवाई के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पेशेंट को उसके रोग को ठीक कर पाए। तो वो तो अच्छी क्वालिटी वाली दवाई होनी ही चाहिए, ये बोल के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है और उसके साथ साथ ये नियम कायदे कानून बनाती है और लागू करवाती है। तो इसीलिए एक ऐसा एक पूरा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, पूरा नेटवर्क बनाना बहुत ही जरूरी है। उसके अंदर और बहुत सारे प्रोविजन होंगे, लेकिन मेन प्रोविजन क्या है? टू रूट आउट एडल्टरेशन, मिसब्रांडेड एंड स्पूरियस ड्रग्स। अभी ये सब क्या है हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एडल्टरेशन जो है, अगर दवाई के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो हेल्थ को नुकसान करे, उसको दूर करना जरूरी है। एडल्टरेशन है ना, दवाई जो है हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। अगर कहीं पे ऐसा एडल्टरेशन है तो वो दूर करना ही बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर मिस ब्रांडेड और स्पूरियस क्या क्या है देखेंगे आगे, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो इच्छनीय नहीं है, तो उसको हेल्थ केयर सिस्टम में से दूर करना चाहिए। तो उसके लिए जो जो नियम है वो इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है। जब आप लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर इंटर्नशिप सब खत्म करके क्लिनिक शुरू करोगे, तब ये सब चीजें आपको लागू होगी। आप जो दवाई प्रिस्क्राइब करके सिर्फ लिख के दोगे, पेशेंट दवाई मेडिकल स्टोर से खरीद लेगा। फिर बहुत बार आपको दिखाने भी आते हैं, है ना, कि ये दवाई मैंने ली है, ये पहले की दवाई दिखाते हैं। तो उस समय पे आपको पता होना चाहिए ना, ये मिस ब्रांडेड है क्या, स्पूरियस है क्या, एडल्टर्ड है क्या। अगर आप खुद दवाई बना के पेशेंट को दे रहे हो तो ये सब चीजें आपको और भी ज्यादा लागू होती है। इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सीखना है। एक तो आप क्लिनिशियन बनोगे, तो अगर दूसरा आगे जाके आप जो मोस्ट पॉपुलर है कि अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल, अगर वो नहीं करते, लेकिन अगर इसी फील्ड में जाते हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के फील्ड में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तीसरा, अगर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाते, लेकिन उसके रेगुलेटरी फील्ड में जाते हैं, जैसे कि हमने थोड़ा बहुत देखा फार्मेको विजिलेंस के टॉपिक में, उसी तरह से उसमें और भी बहुत ज्यादा स्कोप होते हैं। और अगर आप BAMS करके जाते हैं तो भी आपको स्कोप है। अगर आप आगे जाके MD करते हैं, अगर द्रव्य गुण में या रसशास्त्र विषय कल्पना में MD करते हैं, तो भी उसमें बहुत स्कोप है, करियर स्कोप है। लेकिन वहां जाने के लिए ये सब सीख के जाना जरूरी है, और सिलेबस में है, तो एग्जाम पर्पज से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट यानी कि DCA, उसकी हिस्ट्री, कब शुरू हुआ ये, कस कैसे कायदा कानून बना, है ना। तो नाम से ही पता चलता है कि 1940 1940 में ये कानून बना। लेकिन क्यों बना, कैसे बना? तो सबसे पहले 1920-30 का दशक, मतलब कि आज से 100 साल पहले, अभी चल रहा है 2020, तो 1920 की बात है, आज से 100 साल पहले ड्रग्स इक्विटी कमिटी नाम से एक कमिटी थी। जब ये ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट थी, तो वहाँ पे एक ड्रग इक्विटी कमेटी नाम से कमेटी थी। उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि दवाइयाँ जो है वो स्वास्थ्य बढ़ाने के बदले नुकसान करने वाला काम भी कर रही है कहीं कहीं जगह पे। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अभी भी कार्यरत है ना,
उन्होंने भी कुछ रिप्रेजेंटेशंस किए थे गवर्नमेंट के सामने, वहाँ की उस समय की ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, जो भारत में थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके सामने। और इंडियन मेडिकल गैजेट, जो गैजेट होता है इंडियन मेडिकल गैजेट, उसमें भी रिपोर्ट्स आए थे। क्या रिपोर्ट्स आए थे कि ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स शायद उस समय पे होंगे, कुछ कम होंगे अभी से, लेकिन कुछ कॉस्मेटिक थे, कुछ दवाइयाँ थी ऐसी जिसके अंदर नुकसान हो रहा है। व्यक्ति जो कोई भी पेशेंट है उसको स्वास्थ्य लाभ होने के बदले स्वास्थ्य हानि हो रही है, तो ये सब बंद करवाना चाहिए, है ना, एडल्ट्रेशन वगैरह चीजें बंद करवानी चाहिए। और ऐसे कुछ प्रेस रिपोर्ट्स भी थे न्यूज में उस समय पे, जो ये न्यूज़पेपर था उसमें, दूसरे भी जितने प्रेस थे उसमें, सभी जगह पे ऐसे रूल्स, ऐसे रिपोर्ट्स आए थे, जिसकी वजह से इन सभी कारणों की वजह से ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में, उसको एक इनिशिएशन करना पड़ा कि अभी की जो वर्तमान यानी कि 1920-30 की जो हेल्थ केयर सिस्टम थी, उसमें जो कुछ भी लैक्यूना थे, मतलब कि जो कुछ भी खामियां थी, उन सभी खामी को ओवरकम करने के लिए, पूरा करने के लिए, सुधार करने के लिए एक नया कानून कायदा बनाने की जरूरत पड़ी। उसके पहले वहां पे कोई भी एक कायदा, ऐसा कोई भी एक्ट या रूल था ही नहीं 1920-30 से पहले, जो अभी लागू है इस तरह का नहीं था। तो सबसे पहले उस समय की पार्लियामेंट में 1937 में, है ना, 1920-30 के दशक में ये सब चीजें हुई कि इस तरह से कोई कानून होना चाहिए बोल के। फिर 1937 में एक बिल लाया गया। बिल, अभी तो बहुत सारे बिल पार्लियामेंट में आ रहे हैं, शायद आप न्यूज देखते होंगे, है ना। तो पहले एक बिल आता है, बाद में वो पास होता है, और फिर वो एक्ट बन जाता है। ये शायद आप स्कूल में भी पढ़े होंगे। पहले एक बिल आता है, यानी कि जिसे बोलते हैं एक खरड़ो, एक खरड़ा आता है जिसको बोलते हैं बिल। बाद में वो पास होता है राज्यसभा में और लोकसभा में, है ना। बाद में वो एक्ट यानी कि एक कायदा कानून बन जाता है। तो 1937 में जो एक बिल आया, उसका नाम था द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल, यानी कि जो कोई भी ड्रग्स या फिर दवाइयाँ है उसको इम्पोर्ट की जा रही है, उसके बारे में ये बिल है, ऐसा बताया गया। लेकिन उसको बहुत ही क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा इस बिल को, और वो पास हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक सच था उस समय पे कि उस समय पे कोई भी एलोपैथिक दवाई इंडिया में बनाई जा रही नहीं, है ना। सारी की सारी एलोपैथिक दवाई बाहर से इंपोर्ट ही हो रही थी। इसलिए उन लोगों ने बना दिया इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल। लेकिन ऐसा तो नहीं कि 1937 में या 1930s में कोई भी दवाई इंडिया में नहीं बनाई जा रही थी, इसका मतलब कि भविष्य में भी नहीं बनाई जाएगी। इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज खुलेगी, कंपनीज खुलेगी, एलोपैथिक मेडिसिन बनाई जाएगी। तो उन सभी को भविष्य में आने वाली जितनी भी अवसर है, उन सभी को रेगुलेट करने का प्रावधान इसमें होना चाहिए, इस कायदे में होना चाहिए। इसलिए ये इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स बिल जो है 1937 में लाया गया। ये सब चीजें उसके अंदर थी, लेकिन सिर्फ इम्पोर्ट के रिलेटेड ही थी, मैन्युफैक्चर के रिलेटेड नहीं थी। भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग हो उससे रिलेटेड नहीं थी, तो वो पास नहीं हो पाया। फिर अभी जो कायदा है, डीएनसी एक्ट 1940, वो लाया गया द ड्रग बिल नाम से। द ड्रग बिल ऐसा खरड़ा एक लाया गया, और बाद में उसके अंदर सारी चीजें थी कि अगर इंपोर्ट करते हैं तो क्या क्या, मैन्युफैक्चर भारत में ही करते हैं तो क्या क्या, बाद में सेल डिस्ट्रीब्यूशन सभी चीजें, वो पास हुआ और वो कानून बना। उसका नाम क्या हुआ? द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। हाँ, इनिशियली उसमें सिर्फ ड्रग्स थे, कॉस्मेटिक्स बाद में ऐड किए गए, लेकिन अभी उसका जो नाम है वो है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। पहले कानून तो बन गया, फिर उस कानून के तहत, मतलब उस कायदे के अंदर बहुत सारे नियम भी बनाने होंगे ना, जो जो नियम जरूरी हो, तो कुछ समय लगा। और 1945 तक में, लास्ट में 1945 में सब रूल्स जो है वो फ्रेम कर लिए गए। तो इस एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, और उसके अंदर
सभी नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए 1945 में। इसीलिए अभी इसका नाम क्या हो गया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, रूल्स 1945। तो इस तरह से ये अभी लागू है, और इसमें बहुत सारे अपडेट भी होते रहते हैं, तो कौन कौन से वो भी देखेंगे, लेकिन नाम वही है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। अभी इसके अंदर हम पूरा इसका लॉ देखेंगे, है ना, पूरा एक्ट, जो हमारी लॉ बुक होती है उसके अंदर हम अगर इसका पूरा एक्ट, पूरा कानून पढ़ेंगे, तो उसके अंदर टोटल 5 चैप्टर है। जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, पूरा एक्ट अगर हम देखेंगे तो उसमें 5 चैप्टर है। उसके अंदर भी हमें लागू होने वाले चैप्टर्स या कलम कौन कौन सी है, उसमें हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहला है इंट्रोडक्टरी। इसमें सब कानूनी शब्दों में परिभाषाएं दी गई होती है कि इस एक्ट में जो लिखा है उसका ये मतलब निकालना है, ये मतलब नहीं निकालना है, वगैरह वगैरह, वो सब इंट्रोडक्टरी। बाद में है द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एक तरह का ये बोर्ड बनाया गया, ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और वो अपना काम करता रहता है। द द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, एक लेबोरेटरी जो कि सेंट्रली काम करती है सभी मेडिसिन के लिए। द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमिटी, एक कमिटी बनाई गई, है ना, जो ड्रग्स के बारे में कंसल्टेशन करती है। ये सब क्यों, क्योंकि आगे जब नई नई दवाइयाँ इंट्रोड्यूस होंगी, है ना, नई नई दवाइयों का आविष्कार होगा, तब हर बार तो नया नया कायदा कानून नहीं बना सकते, तो उसके अंदर में ये एडवाइजरी बोर्ड होता है, कंसल्टेटिव कमेटी होती है, और वो कुछ ना कुछ जो निष्कर्ष निकालती है, वो नियम लागू होते हैं। तो इस तरह से एक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और एक कंसल्टेटिव कमेटी बनाई गई, और एक सेंट्रल लेबोरेटरी, और आगे तो फिर इतना बड़ा विकास हुआ वहां पे। तीसरा चैप्टर है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, है ना। अगर मैन्युफैक्चर नहीं है, अगर इंपोर्ट किया जाता है कुछ भी, तो उसके लिए सब चीजें बिल्कुल अलग ही लागू होगी, है ना, क्योंकि वो इंपोर्ट होगा किसी और कंट्री से, वहां के नियम के अनुसार वो बना होगा, फिर उसको भारत में लाना है, फिर यहाँ के नियम लागू करने हैं, तो वहां पे काफी सारी चीजें अलग तरीके से होगी, इसलिए इंपोर्ट को एक अलग ही चैप्टर दिया गया। बाद में इंपोर्ट के बाद के जो पॉइंट्स थे, वो फोर्थ चैप्टर में आए। मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, भारत में ही अगर बनाया जाता है तो बहुत सारी दवाइयों के बारे में मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसका सेल और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स का, जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स है, उन सभी के बारे में नियम फोर्थ चैप्टर में है। बाद में एक और चैप्टर है, हालांकि वो 4A ऐसा नाम से है, फोर्थ चैप्टर और फिफ्थ चैप्टर के बीच में है वो, फोर्थ चैप्टर का ही सब पार्ट ऐसा बोलेंगे, लेकिन वहां पे एक्ट जब आप खोल के देखेंगे ना, पढ़ेंगे, तो वहां पे चैप्टर 4A ऐसे नाम से है। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक अलग से देखते हैं, प्रोविजंस रिलेटिंग टू आयुर्वेद, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स। तो पहले से अंग्रेजों ने ऐसा लागू किया था कि उनकी जो चिकित्सा पद्धति है, यानी कि एलोपैथिक मेडिकल सिस्टम, वो मेन है, और बाकी की जो इंडियन है वो अल्टरनेटिव है। हालांकि भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए ना, भारत की चिकित्सा पद्धति जो है वो मेन होनी चाहिए, और बाहर की जो है वो अल्टरनेटिव होनी चाहिए। ब्रिटिश रूल था, तो एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति मेन थी, अभी भी वही चल रही है ना, आगे जाके चेंज होगा, 2030 तक में चेंज होगा, और 10 साल के समय में। लेकिन जो मेन फोकस था वो इस एक्ट में दिया गया एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर, एलोपैथिक कॉस्मेटिक्स के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद यूनानी सिद्ध को छोड़ देंगे, है ना, वो भी तो उस समय पे प्रवर्तमान थे, आयुर्वेद की ट्रीटमेंट भी होती ही थी, सिद्ध की, यूनानी की ट्रीटमेंट भी होती ही थी, उसकी भी दवाइयाँ थी, तो उसके लिए भी प्रोविजंस बनाने जरूरी थे। इसलिए वहां पे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी, यानी कि हम इन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ASU, तो ASU या फिर आसू, जो ये सब है ASU, इन इनकी दवाइयों के रिलेटेड भी प्रोविजंस बनाए गए इस कायदे कानून में। और फिफ्थ चैप्टर है मिसलेनियस। अगर कहीं पे भी कुछ फिट नहीं बैठता ऊपर के सभी चैप्टर में,
तो उसके लिए अलग से मिसलेनियस चैप्टर बनाया गया है वहाँ पे, और भी बहुत सारी चीजें जो जरूरी थी वो वहाँ पे लिखी गई, ऐड की गई। तो ये 5 चैप्टर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। एग्जाम पर्पज से हमें ये याद रखना है कि इसके अंदर हमें लागू होने वाली जो चीजें हैं वो कहाँ पे है। यही चीज हमारे सिलेबस के अनुसार हमारे एग्जाम में हो सकती है ना, क्या कि पूरा ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो ठीक है 1940 में बना, रूल्स 1945 में बने, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं आयुर्वेद, तो हमारे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ पे है। तो ये याद रखिए, चैप्टर 4A, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के बीच में एक चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 4A। वहां पे आयुर्वेद से रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट्स। जो 1940 में एक्ट बन गया, 1945 में रूल्स बन गए, बाद में उसमें अमेंडमेंट भी हुए। अमेंडमेंट यानी कि मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन हम सामान्य इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इस कानून कानून की भाषा में इसको अमेंडमेंट ऐसे नाम से बोला जाता है। तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स में अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए, तो सारे ही अमेंडमेंट्स, मतलब कि तीनों साल में जो अमेंडमेंट्स हुए वो हम देखेंगे। और उसमें भी याद क्या रखेंगे, आयुर्वेद से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ। तो सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ 1982 में, आजाद भारत होने के बहुत सालों के बाद। तो 1982 में क्या अमेंडमेंट हुआ, ये शेड्यूल E, शेड्यूल I, शेड्यूल L, इनको ड्रॉप कर दिया गया। अभी आपको ये सोच आप आपने ये सोचा कि शेड्यूल ये क्या है, ये कब आए, कहाँ से आए, है ना। तो शेड्यूल के बारे में बताता हूँ थोड़ा। जो ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके अंदर बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल A से लेके शेड्यूल Y तक बहुत सारे शेड्यूल होते हैं। एक 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 करके अलग अलग साल में अलग अलग शेड्यूल्स बनाए गए थे। तो उसके अंदर 1982 में ऐसा हुआ कि शेड्यूल E, I और L, इन तीनों की जरूरत नहीं रही उस समय पे, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि बाद में उसमें से निकाल दिया गया, उसकी जरूरत नहीं रही। तो अभी भी उसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए उसको निकाल दिया गया। वो क्या है वो छोड़ देते हैं। बाद में कुछ रिवीजन किया गया था शेड्यूल G और शेड्यूल H में। जो आज की तारीख में भी आप देखते हैं, आप कोई भी दवाई मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं, तो आप उसमें पीछे के साइड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। वहां पे शायद आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। बहुत कुछ दवाइयों में लिखा होता है शेड्यूल H ड्रग, है ना। इसका मतलब क्या है, वो प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है। वो दवाई किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही मेडिकल स्टोर से बेची जा सकती है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वो बेची नहीं जा सकती। ये नियम है। लागू कितना होता है वो सेकेंडरी थिंग है, लेकिन ये नियम है कि अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो ये दवाई मेडिकल स्टोर से पेशेंट को या कंज्यूमर को बेची नहीं जा सकती। फिर शेड्यूल G, तो ये भी आपने बहुत बार देखा होगा, खास करके आईपीडी में देखा होगा। दिस मेडिसिन इज टू बी टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, यानी कि ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो मेडिकल सुपरविजन में, किसी डॉक्टर के, किसी नर्स के, हेल्थ केयर प्रोफेशनल की निगरानी में ही इसको लेना चाहिए। ये दवाई इफेक्टिव होती है बहुत सारी, अटमोस्ट सेफ नहीं होती, इसलिए मेडिकल सुपरविजन बहुत जरूरी है। तो मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही ये दवाई को लेना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां है वो सब लिखी है शेड्यूल G में। और अगर कुछ नई दवाई का आविष्कार होता है तो वो भी अपडेट की जाती है उसके अंदर। बाद में एक शेड्यूल इंट्रोड्यूस हुआ, इसका नाम था शेड्यूल X। तो जो शेड्यूल X है वो नया लाया गया था 1982 में, जो किसके बारे में था, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, है ना। तो जो कोई भी दिमाग को असर करने वाले सब्सटेंसेस थे वो सभी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस यही है जो अभी के समय पे न्यूज में चल रहा है ना। अभी के समय में जो न्यूज में चल रहा है ना कि इन्होंने ड्रग्स लिया है, वो ड्रग्स के बारे में उसकी पूछताछ हो रही है वगैरह वगैरह, वो ये है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं। बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हमारे टॉपिक पे फोकस करते हैं। अमेंडमेंट हुए 1988 में, उसके 1982 के 6 साल बाद।
1988 में शेड्यूल एम, उसमें अमेंडमेंट हुआ और वहां पे जीएमपी लाया गया, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मैन्युफैक्चर करनी है दवाइयाँ अच्छे तरीके से। तो डब्ल्यूएचओ ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया है और भारत के ये एक्ट में, कायदे कानून में भी इसका वर्णन किया गया है। कब से? 1988 से। कहाँ पे? शेड्यूल एम में, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एम, इसके अंदर जीएमपी के बारे में बताया गया है। तो हमने रसायन शास्त्र के लास्ट टॉपिक में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत देखा था और आगे वैशेषिक कल्पना के लास्ट टॉपिक में इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं हम, जीएमपी के बारे में, है ना। तो उस समय पे ज्यादा डिटेल में जाएंगे। फिर 1988 में शेड्यूल वाई वो भी लाया गया, जिसके अंदर क्या बताया गया है? क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ न्यूअर ड्रग फॉर्मुलेशंस। जो कोई भी दवाइयों का आविष्कार होता है तो उन सभी को क्लिनिकल ट्रायल पास करने के बाद ही बेचा जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि दवाई बना ली और डायरेक्टली मार्केट में बेच दी। क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं, उसको प्रूव करना होता है कि ये जो दवाई है वो इफेक्टिव है, सेफ है और सेफली इफेक्टिवली बेची जा सकती है, प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो उसके लिए उसको एनिमल ट्रायल्स, बाद में ह्यूमन ट्रायल्स, बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स करने होते हैं। उन सभी ट्रायल को पास करना होता है। तो वो सब कहाँ पे आता है? शेड्यूल वाई में। तो ये सब तो हो गई एलोपैथिक अमेंडमेंट्स की बात, एलोपैथिक मेडिसिन के अमेंडमेंट्स की बात। अब आती है मेन बात, जो कि है शेड्यूल टी, जो कब लाया गया था? 2000 के साथ, यानी कि आज से 20 साल पहले। आज से 20 साल पहले 2000 की साल में ये शेड्यूल टी इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, इन सभी मेडिसिन के बारे में बहुत सारा वर्णन दिया गया। खास करके जीएमपी, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के अंदर भी जीएमपी लागू करना है ना। और भी बहुत सारे नियम है। तो क्या क्या है ये जीएमपी, क्या है शेड्यूल टी, क्या है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टॉपिक के समय में पढ़ेंगे। तो अभी याद करने जैसी कौन कौन सी बातें हैं अमेंडमेंट्स में से? जीएमपी के बारे में बताया गया है शेड्यूल एम में। आयुर्वेद को लागू होने वाला कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल टी। और कब आया था? 2000, यानी कि आज से 20 साल पहले। फिर आगे बढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी से, जो हमें इस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जाननी जरूरी है। वैसे पूरा एक्ट तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें तो सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है, तो वो हो गया। लेकिन उसके साथ साथ वहां पे कुछ शब्द आए थे, मिस ब्रांडेड, एडल्टरेटेड, स्पूरियस, है ना। तो इन सभी का मतलब जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 5 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ले ली है। उसमें भी जो ग्रीन कलर में दी गई है, उन 3 के ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। ऐसी दवाइयाँ जो कि या तो पेटेंट की हुई है या फिर प्रोप्रिएटरी है, क्या है वो देखेंगे। फिर मिस ब्रांडेड ड्रग्स वो क्या है, एडल्टरेटेड ड्रग्स वो क्या है, स्पूरियस ड्रग्स वो क्या है, और उसी तरह से कॉस्मेटिक्स के बारे में, मिस ब्रांडेड और स्पूरियस कॉस्मेटिक्स। तो इन सभी टर्मिनोलॉजीज के बारे में हम इन शॉर्ट देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, बस उतना देखना है आज हमें। तो सबसे पहला है पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसी दवाइयाँ होती है जो दवाइयों को बनाने का, बेचने का अधिकार सिर्फ किसी एक ही फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास होता है, और वो भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक लिमिटेड समय तक। यानी कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो एक दवाई बनाती है, एक ऐसी दवाई बनाती है जो उन्होंने खुद बनाई है, खुद रिसर्च किया है, खुद आविष्कार किया है उस दवाई का, तो वो उसकी प्रोप्रिएटरी मेडिसिन कही जाएगी, वो क्लासिकल मेडिसिन नहीं कही जाएगी। यानी कि ऐसी दवाई नहीं है जो सब बनाते हैं और वो फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बनाते हैं। समझ लीजिए मेरी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मैं बनाता हूँ शंखवटी, मैं बनाता हूँ गंधकवटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, है ना।
तो वो क्या है, वो सब क्लासिकल मेडिसिन है। उसी नाम से वही दवाई मैं भी बनाता हूँ, दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी बनाती होगी, लेकिन मैंने कोई एक मेरी ऐसी प्रोप्रिएटरी मेडिसिन बनाई जो आज से पहले कभी भी कहीं पे भी उसको बनाया भी नहीं गया था। किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको नहीं बनाती है, उसके बारे में कहीं और बुक्स में वर्णन भी नहीं मिलता। तो वो प्रोप्रिएटरी मेडिसिन कही जाएगी और उसके प्रोप्रिएटरी राइट्स, ऑफिशियल राइट्स मुझे दिए जाएंगे। फिर मैं उसको पेटेंट भी करवा सकता हूँ। तो प्रोप्रिएटरी मेडिसिन जो होती है वो नॉन पेटेंटेड या पेटेंटेड होती है। अगर पेटेंट ऑफिस में पेटेंट करवाया है तो उसका ऑफिशियल राइट्स मिल जाते हैं। अगर नहीं करवाया है तो भी हम उसमें प्रोप्रिएटरी मार्क, ट्रेडमार्क वगैरह तो लगा सकते हैं। अगर पेटेंट करवा लेते हैं तो ऐसे राइट्स मिलते हैं कि सिर्फ मैं ही इस दवाई को बना सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता पूरे भारत में। कब तक? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 20 ईयर्स होता है, 20 साल तक। तो अभी ये पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन क्या है ये आपको समझ में आया। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के बारे में ये कैसे लागू होता है वो देखेंगे। अभी यहाँ पे ना नियम ऐसे बनाए गए हैं कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की जो ये पेटेंट प्रोप्रिएटरी मेडिसिन है वो सिर्फ आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी की ही होनी चाहिए, मतलब अपनी अपनी सिस्टम की ही होनी चाहिए। एलोपैथी के इंग्रेडिएंट्स लेके हम आयुर्वेद की प्रोप्रिएटरी मेडिसिन नहीं बना सकते, वो सही भी है। तो पहला वहां पे पॉइंट दिया गया है, अगर आयुर्वेद की प्रोप्रिएटरी या पेटेंटेड मेडिसिन हो वो कैसी होगी? containing only such ingredient mentioned in authoritative books of आयुर्वेद और सिद्ध और यूनानी जो कुछ भी लागू होता है वो, मतलब कि समझ लीजिए ऑथोरिटेटिव बुक्स कौन सी बुक्स जो है वो ओरिजिनल बुक्स ऑफ आयुर्वेद कही जाएगी। सेम फॉर सिद्ध एंड यूनानी। तो इन बुक्स के अंदर दिए होने चाहिए ये सब इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि समझ लीजिए चरक संहिता तो उसमें होगा ही होगा, है ना, और दूसरे भी होंगे। तो हम चरक संहिता का एग्जांपल लेके ही आगे बढ़ते हैं कि मैं एक दवाई बनाता हूँ तो उसके अंदर मेरे जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इन ऑथोरिटेटिव बुक्स में, समझ लीजिए कि चरक संहिता, दिए होने चाहिए। तो मैंने एक इंग्रेडिएंट लिया है बिल्वा, दूसरा इंग्रेडिएंट लिया है अग्निमंथ, तीसरा इंग्रेडिएंट लिया है शोनाक, चौथा इंग्रेडिएंट लिया है पाटला, पांचवा इंग्रेडिएंट लिया है काश्मीरिया, है ना, ये बृहद पंचमी। समझ लीजिए मैंने ये 5 इंग्रेडिएंट लेके एक दवाई बना ली, तो ये मेरी प्रोप्रिएटरी मेडिसिन कही जा सकती है। अगर मैंने यहाँ पे छठा इंग्रेडिएंट ले लिया, लिग्नोकेन, लिग्नोकेन ले लिया, तो वो आयुर्वेद की प्रोप्रिएटरी मेडिसिन नहीं कही जा सकेगी, क्योंकि लिग्नोकेन जो है चरक संहिता में नहीं दिया गया है। लिग्नोकेन एक केमिकल है जो हमारे बॉडी की सेंसेशन को कम करने के लिए या ना के बराबर करने के लिए यूज में आता है ना, नमनेस पैदा करने के लिए, वहां पे सेंसेशन ना हो, दर्द हो। वो एक केमिकल है, वो चरक संहिता में नहीं बताया गया, तो वहां पे हम उसको नहीं ले पाएंगे। लेकिन आयुर्वेद के जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स है उसी को ले पाएंगे। समझ लीजिए मैं स्वर्ण मार्क्सिक को लेता हूँ, मैं हड़ताल को लेता हूँ, तो हाँ ठीक है, वो ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेद में दी गए हैं, लेकिन मैं कोई केमिकल मिक्स नहीं कर सकता उसमें। जैसे कि मुझे पीड़ा कम करनी है और मैंने एक दवाई बनाई है जिसके अंदर मैंने वचनाभ का, लांगली का, ऐसे विषय द्रव्यों का उपयोग किया है, शोधन करने के बाद उपयोग किया है, लेकिन साथ ही साथ मैं उसमें एसिक्लोफेनाक भी जोड़ दूं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो वो नहीं करना है, इसलिए कंटेनिंग ओनली सच इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड इन ऑथोरिटेटिव बुक्स ऑफ आयुर्वेद, सिद्ध एंड यूनानी। लेकिन एक वहां पे एक और कानून बनाया गया है, भविष्य में शायद इसको दूर किया जाएगा बोल के मैंने इसको ग्रीन कलर में लिया है। डज नॉट इंक्लूड अ मेडिसिन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंट्रल रूट। ऐसी कोई भी दवाई पेटेंटेड नहीं हो सकती जो पेरेंट्रल रूट को छोड़ के किसी और रूट, सॉरी, पेरेंट्रल रूट से एडमिनिस्ट्रेट की जाती हो। पेरेंट्रल रूट मतलब
मुख द्वार से लेके मण द्वार, ये जो हमारा महास्रोतस है या जीआईटी है, उसको छोड़ के किसी और रास्ते से दवाई को इंट्रोड्यूस किया जाता है शरीर में, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर अलग है, यानी कि एंट्रल रूट नहीं है, पेरेंट्रल रूट है, तो ऐसी दवाई को, अब इसमें बहुत सारे होंगे ना, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, लोशंस, बहुत सारे होंगे, तो उन सभी को, ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट को हम पेटेंट या प्रोप्रिएटरी मेडिसिन नहीं बना सकते। तो हाँ, ठीक है कि हम क्लासिकल मेडिसिन में से ही लेंगे, से जैसे कि अश्वतन के लिए कुछ ड्रॉप्स दिए गए हैं तो ठीक है वो, है ना? जो कुछ भी दवाई दी गई है, सिद्ध किया गया घृत और तेल है, हम अभ्यंग में यूज करते हैं, तो वो सब क्या है, ऑथोरिटेटिव बुक्स में ही दिए गए तो ठीक है, लेकिन पेटेंट प्रोप्राइटरी नहीं कर सकते। तो अभी तो आज के समय में मिलते हैं ना, जैसे कि ऑफ्थाकेयर नाम से हिमालय का आई ड्रॉप्स मिलता है, तो उन्होंने कुछ इसमें लूप होल्स ढूंढे होंगे और फिर बनाया होगा। तीसरा पॉइंट है, does not include a formulation from authoritative books of सिद्ध यूनानी। चरक संहिता में एक मेडिसिन के बारे में, एक फॉर्मुलेशन के बारे में बताया गया है, उसी की उसी मेडिसिन को वैसे के वैसे उठा के मैं पेटेंट नहीं बोल सकता। सीधी सी बात है ना, कि अगर चरक संहिता में कहीं पे एक दवाई के बारे में बताया गया है जिसका नाम है शंखवटी, या कोई भी ऐसी दवाई, तो उसी दवाई को, वो तो क्लासिकल मेडिसिन है, उसी दवाई को मैं पेटेंट मेडिसिन बोल के नहीं बेच सकता, प्रोप्राइटरी मेडिसिन बोल के नहीं बेच सकता। तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। और अभी इसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप आगे इसमें डिटेल स्टडी करते हैं या एमडी के सिलेबस में है ये, अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे एक और चीज आती है जिसका नाम है टीकेडीएल। तो टीकेडीएल मतलब कि ट्रेडिशनली जो है, वो भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी नहीं बना पाएंगे। ट्रेडिशनल नॉलेज जो होता है ना, ऐसे भी कुछ फॉर्मुलेशंस होंगे जो ट्रेडिशनली, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन वो किसी अथॉरिटेटिव बुक में नहीं दिए गए, हो सकता है ऐसा, तो उसको भी प्रिजर्व करना है, उसके राइट्स को भी। और ये तो इंटरनेशनल लेवल पे लागू है। जैसे कि हम ट्रेडिशनली एक ड्रग को यूज करते हैं, नाम है तुलसी, है ना? अभी मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि तुलसी के बारे में किसी संहिता में कहीं पे नहीं दिया गया, तो क्या होगा? इंडिया में तो कोई नहीं बनाएगा उसको प्रोप्राइटरी, क्योंकि पता है सबके घर में तुलसी का पौधा होता है। लेकिन अमेरिका में, जर्मनी में उसके ऊपर पेटेंटेड मेडिसिन बना दिए जाएंगे और फिर उसको इंडिया में बेचने आएंगे, तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। इसलिए एक टीकेडीएल भी लागू होता है। ट्रेडिशनली जो कुछ भी नॉलेज है, वो भी पेटेंट और प्रोप्राइटरी नहीं हो सकता। फिर आगे देखते हैं इन शॉर्ट एलोपैथी के बारे में। तो एलोपैथी में कौन कौन सी दवाई प्रोप्राइटरी या पेटेंटेड कही जाएगी? सीधी सी बात है, जो इंडियन फार्माकोपिया में नहीं है। जिस समय पे इंडियन फार्माकोपिया की जो भी एडिशन होगी, 2020 में इंडियन फार्माकोपिया की कुछ एक एडिशन होगी, ये एक बुक है ना फार्माकोपिया, जिसके अंदर एलोपैथी की सारी दवाइयों के बारे में बताया गया है। अगर उसमें नहीं है, तो उसको पेटेंट या प्रोप्राइटरी किया जा सकता है। तो अभी मार्केट में कितनी हजारों लाखों तरह की एलोपैथिक दवाइयाँ बिकती है, वो सारी की सारी इंडियन फार्माकोपिया नाम की बुक में होती है। उसी तरह से आयुर्वेद फार्माकोपिया भी होता है। तो अगर वो इंडियन फार्माकोपिया में नहीं है, आज के समय के एडिशन में, आज के समय में वो नहीं है, तो उसको पेटेंट और प्रोप्राइटरी कहा जा सकेगा। फिर उसके अंदर वो कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा नियम है। फिर उसके अंदर वो जैसा भी मिलता है ना, करिका पपाया लीफ जूस एक्सट्रैक्ट नाम से टैबलेट्स मिलती है, और ये लोग आईटीपी में यूज करते हैं, है ना? इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा या इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपुरा, उसमें यूज करते हैं क्या? प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गए हैं, डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गए हैं, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, पपीते के पत्ते का जूस पिला देते हैं, वो उसकी टैबलेट बना के बेचते हैं, और वो एलोपैथिक मेडिसिन बन गई। क्यों? क्योंकि नियम में ऐसा बताया गया है, अगर इंडियन फार्माकोपिया में नहीं है, तो आप उसको बेचो, प्रोप्रिएटरी करके बेचो। तो आगे जाके इसमें भी संशोधन होंगे, होपफुली। और कब होंगे? जब आपके और मेरे जैसे आयुर्वेदिक फिजिशियंस जो है, वो इसमें कुछ काम करेंगे, आवाज उठाएंगे, तब जाके उसमें अमेंडमेंट्स और भी ज्यादा हो जाएंगे। तो पहला टर्म हमने देख लिया, पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। अभी आगे दूसरा देखते हैं, जो है मिस ब्रांडेड ड्रग्स। हम 5 टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं ना, तो उसमें पहला हमने देख लिया, फिर दूसरा देखते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग्स। ये क्या है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से, मिस ब्रांडेड इस शब्द के अर्थ को समझ लीजिए।
फिर मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स बड़ी आसानी से समझ लेंगे, है ना, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये क्या है, ऐसी कोई भी दवाई पॉसिबल है कि वो हेल्थ को नुकसान पहुंचा दे, तो फिर उसको मिस ब्रांडेड ड्रग्स कहा जाता है। एडल्टरेशन से अलग है ये। एडल्टरेशन क्या होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन इस दवाई के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पैकिंग के अंदर कुछ होगा कि वो हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगी शायद, तो फिर उसको मिस ब्रांडेड कहा जाता है। अब डिटेल में देखते हैं। ऐसी कोई भी दवाई जिसका कलर, जिसका कोटिंग, जिसका पाउडर, जिसका पॉलिशिंग, चाहे कुछ भी हो, वो डैमेज हो चुका है। समझ लीजिए मैंने एक दवाई खरीदी, वो दवाई के ऊपर एक ग्रीन कलर का कोटिंग है, टैबलेट के ऊपर ग्रीन कलर का कोटिंग है, वो डैमेज हो चुका है, तो उसको मिस ब्रांडेड ड्रग बताया जाएगा, है ना। मतलब मुझे उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऐसे रखने होंगे कि वो दवाई कहीं पे बनी, डिब्बी में पैक हुई, स्ट्रिप में पैक हुई और वहां से ट्रांसपोर्ट होके 1,000 किलोमीटर दूर यहाँ पे आई, आते आते तक में भी उसका कोटिंग जो है वो टूटना नहीं चाहिए, कलर खराब नहीं होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हुआ तो उसको मिस ब्रांडेड ड्रग माना जाएगा, मतलब कि सही तरीके से नहीं बनाई गई है दवाई, शायद हेल्थ को नुकसान पहुंचा देगी तो बोल के। दूसरा है मेड इट टू अपीयर ऑफ बेटर और ग्रेटर थेरापेटिक वैल्यू देन इट रियली इज। इस दवाई से इतना ही काम होता है, इतना ही स्वास्थ्य लाभ होता है, लेकिन ऐसा दिखाया जाता है कि नहीं, इससे तो बहुत बड़ा स्वास्थ्य लाभ होता है ना। अभी के समय में तो ये कुछ कुछ जगहों पे चल भी रहा है, जैसे कि दवाई जो है वो दर्द को थोड़े समय के लिए ठीक कर देगी, उतनी ही उसकी कैपेसिटी होती है, लेकिन एडवर्टाइज कैसे की जाती है, लेबल के ऊपर कैसे लिखा जाता है, आपका दर्द हमेशा के लिए चला जाएगा, ऐसे अर्थ के शब्द वहां पे लिखे जाते हैं। मतलब कि उसकी थेरापेटिक वैल्यू जो है उससे ज्यादा बताई जाती है। अगर ऐसा, यानी कि यहाँ पे स्वास्थ्य को नुकसान की बात तो नहीं है, लेकिन जितना स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा बताया गया है, तो फिर वो मिस ब्रांडेड ड्रग कहा जाएगा। नॉट, तीसरा है नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो कोई भी दवाई के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर लेबल होता है, तो उस लेबल को भी एक मैनर में ही लगाना चाहिए वहां पे, उसके भी कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि दवाई का नाम होना चाहिए, अगर आयुर्वेद की दवाई है, क्लासिकल दवाई है, तो उसका रेफरेंस होना चाहिए, उसके अंदर कितने कितने इंग्रेडिएंट्स है उन सभी का नाम होना चाहिए, उसकी मात्रा होनी चाहिए, जैसे कि each tablet of 350 milligram consist of abraxane 20 mg, solriamfetol 20 mg, provalbisty 100 mg, etc etc, जो कुछ भी वो लिखा हुआ होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होनी चाहिए, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होनी चाहिए। अगर शेड्यूल एच में आता है ना, जैसे कि टू बी टेकल अंडर मेडिकल सुपरविजन ओनली, तो शेड्यूल जी होगा, तो अगर शेड्यूल एच होगा तो टू बी सोल्ड अंडर प्रिस्क्रिप्शन ओनली, है ना। तो वगैरह चीजें जो कुछ भी उस दवाई को लागू होती है वो सारी की सारी लेबल के ऊपर होनी चाहिए। अगर छोटी साइज है, अगर लेबल नहीं है तो एक कागज का इंसर्ट उसके अंदर डाल दिया होगा, लीफलेट डिब्बी के अंदर डाल दिया होगा, लेकिन ये सब ऐसा ही होना चाहिए नियमानुसार। अगर नहीं है तो उसे मिस ब्रांडेड ड्रग कहा जाएगा। फिर आगे है label or container, anything accompanying drug bears any statement, design or device which makes any false claim for the drug which is false or misleading in any particular, यानी कि लेबल के ऊपर, कंटेनर यानी कि उस डिब्बी के या स्ट्रिप के ऊपर, या उसके साथ कुछ भी ऐसा कोई डिजाइन, डिवाइस, स्टेटमेंट कुछ भी ऐसा दिया गया है जो कि एक फॉल्स क्लेम है, यानी कि अगर इस तरह से कोई दवाई बेच रहा है जो फॉल्स क्लेम कर रहा है, मिसलीडिंग कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, जैसे कि उस दवाई में ऐसी कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो इसको ठीक कर पाएगी, लेकिन बेच रहे हैं ऐसे नाम से, होते हैं ना बहुत लोग, शायद आपने देखे होंगे,
ये वाली दवाई ले लीजिए कैंसर ठीक हो जाएगा, ये वाली दवाई ले लीजिए एड्स ठीक हो जाएगा। होता नहीं है, लेकिन ऐसे बेचते हैं, तो उसको मिस ब्रांडेड ड्रग नाम से जाना जाता है। तो भी आपको पता चल गया मिस ब्रांडेड ड्रग्स मतलब क्या क्या होता है। उसी तरह से मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स भी आगे इन शॉर्ट में समझ लेंगे। फिर मिस ब्रांडेड ड्रग, ये हमारी दूसरी टर्मिनोलॉजी समझ ली। तीसरी है एडल्टरेटेड ड्रग्स, सचमुच में स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां, सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, सचमुच में स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी ये दवाइयां, तो उसको बोलते हैं एडल्टरेटेड ड्रग्स। अगर किसी दवाई के अंदर फिल्थी, प्यूट्रेड, डिकम्पोज्ड सब्सटेंस है, यानी कि वो दवाई खराब हो गई है, बिगड़ गई है, उसके अंदर कुछ सड़न हो गई है, कुछ फंगस लग गई है, कुछ भी तरह से वो दवाई खराब हो गई है, तो फिर उसको नहीं बेचना चाहिए, नहीं कंज्यूम करना चाहिए। उसको एडल्टरेटेड ड्रग्स बोला जाएगा, यानी कि वो सचमुच में स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी, इस तरह की दवाई हो गई वो। दूसरा, हैज बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड अंडर इनसैनिटरी कंडीशंस, स्वच्छ तरीके से, हाइजीनिक तरीके से उसको प्रिपेयर नहीं किया गया, उसको पैकिंग करने में सैनिटेशन नहीं किया गया, उसको स्टोर करने में सैनिटेशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसमें कंटेमिनेशन हो जाएगा, वहां पे बैक्टीरिया या फिर फंगस डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इंजरियस टू हेल्थ बन जाएगी। अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस है तो फिर उसको एडल्टरेटेड ड्रग्स कहा जाएगा। समझ लीजिए कि कोई एक फार्मेसी है, वहां पे दवाई प्रिपेयर की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, और जहाँ पे सचमुच में मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी पार्ट के अंदर कॉकरोच घूम रहे हैं, चूहे घूम रहे हैं, सैनिटेशन नहीं है, तो फिर वो एडल्टरेटेड कही जाएगी, वो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाएगी। उसी तरह से पैकिंग में भी और उसके स्टोर के समय में भी सभी जगह पे सैनिटेशन होना चाहिए, इनसैनिटरी कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए दवाई के अंदर किसी बैक्टीरिया का, किसी फंगस का, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। अगर होता है तो उसे एडल्टरेटेड ड्रग्स कहा जाएगा। तीसरा, इट्स कंटेंट इज कंपोज्ड ऑफ एनी पॉइजनस और डिलीटेरियस सब्सटेंस, सिर्फ दवाई ही नुकसानकारक होगी ऐसा नहीं है, उस दवाई को हमने कौन से कंटेनर के अंदर भरा है, अगर वो भी नुकसानकारक हुआ तो दवाई के अंदर भी उसके अंश आ जाएंगे। अभी आप सोचेंगे ऐसा क्या होता है ना। अभी के समय में तो बहुत इजी है कि प्लास्टिक के कंटेनर में आता है सब कुछ, नुकसानकारक कुछ नहीं होगा, है ना, लेकिन वो प्लास्टिक भी अच्छा वाला होना चाहिए, फूड ग्रेड या इस तरह का प्लास्टिक होना चाहिए। दूसरा, अगर स्ट्रिप पैकिंग आता है तो वहां पे स्ट्रिप का आगे का भाग तो प्लास्टिक का होगा, पीछे का भाग एल्यूमिनियम फॉइल होता है ना, वो भी ऐसा होना चाहिए कि स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाए, इंजरियस टू हेल्थ ना बन जाए। फिर तीसरा, कंटेनर जो होता है वो दवाई से रिलेटेड ही होना चाहिए, जैसे कि कुछ दवाई ऐसी होती है कि जिसको डायरेक्ट सनलाइट अगर मिली तो वो दवाई खराब हो जाए, तो वहां पे जो कंटेनर जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर का प्लास्टिक वहां पे यूज करना है, जिसके वहां पे जो सनलाइट है उसका डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। आयुर्वेद में भी हम इसको लागू करते हैं ना, वहां पे हम क्या बोलते हैं, आतशी शीशी, तो आतशी शीशी में भरते हैं मतलब वो ब्लैक कलर की ग्लास बोतल होती है। और हाँ, ग्लास बोतल के बारे में भी यहाँ पे लागू हो जाएगा कि कुछ दवाइयाँ जो है वो ग्लास बोतल में ही बेचनी चाहिए, और होती भी है ना, मतलब कि वो कंप्लीटली ऐसा हो जो इनर्ट हो, वो वहां पे दवाई के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे, तो ये सब भी लागू होगा। अगर रिएक्शन करेगा और वो शायद रिएक्शन नुकसानकारक भी हो सकता है। फिर आगे, bears or contains for purposes of coloring only a color other than which is prescribed, यानी कि कोई भी टैबलेट होगी जिसको हमने कलर दिया है, कोई भी सिरप होगा जिसके अंदर हमने कलर ऐड किया है, वो कलर प्रिस्क्राइब्ड कलर ही होना चाहिए। अभी प्रिस्क्राइब्ड कलर क्या है, तो इस एक्ट में ऐसा लिस्ट दिया गया है पूरा कि ये कलर ही यूज करना है, उस कलर के अंदर भी ये क्वालिटी ही होनी चाहिए। अगर उस लिस्ट से नहीं है
तो वैसा वाला कलर यूज नहीं कर पाएंगे, और अगर यूज किया तो उसे एडल्टरेटेड ड्रग्स कहा जाएगा। फिर आगे, कंटेन्स एनी हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि नुकसान, अगर उसके अंदर इंग्रेडिएंट ही ऐसा है जो नुकसानकारक है या फिर टॉक्सिक है। अभी आप सोचेंगे हम भी तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं, लेकिन हम ऐसे यूज नहीं करते, हम उसका शोधन करते हैं, मारण करते हैं, बाद में यूज करते हैं, है ना। हरताल का, मनशिला का यूज कर लिया, हाँ वो टॉक्सिक है, गौरी पाषाण टॉक्सिक है, लेकिन हम क्या करते हैं, शोधन मारण करके फिर यूज करते हैं ना। और शोधन का मतलब ही क्या है, मारण का मतलब ही क्या है, उसका फॉर्म ऐसा हो जाए कि उसको शरीर के अंदर दिया जा सके, शरीर के अंदर देने के बाद वो नुकसान ना करे, ऐसा फॉर्म बना देना, उसी को बोलते हैं शोधन करना। मतलब कि ऐसी कोई भी दवाई जो शरीर को नुकसान करे, जो टॉक्सिक हो, विषैली हो, उसको तो इसका एक इंग्रेडिएंट होना ही नहीं चाहिए। तो समझ लीजिए कि मैं संजीवनी वटी बना रहा हूँ, उसके अंदर वत्सनाभ और भल्ला तक, ये दो पॉइजनस सब्सटेंस आते हैं। वत्सनाभ यानी कि विष, और भल्ला तक एक उपविष है, वो दो दो संजीवनी वटी के अंदर आते हैं। तो मैं वहां पे वत्सनाभ और भल्ला तक यूज नहीं करूंगा, लेकिन शुद्ध वत्सनाभ और शुद्ध भल्ला तक यूज करूंगा। यही है एडल्टरेशन ना करने का तरीका। फिर है, एनी सब्सटेंस हैज बीन मिक्स्ड देयरविथ सो एज टू रिड्यूस इट्स क्वालिटी और स्ट्रेंथ। ऐसा कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर नहीं होना चाहिए एज एन इंग्रेडिएंट, या बाजू में रखा हुआ डिब्बे के अंदर, या कुछ भी, कि जिसकी वजह से दवाई की क्वालिटी रिड्यूस हो जाए, दवाई की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाए, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी एग्जांपल बताता हूँ। हमारी कोई दवाई है क्षार वाली, है ना, बहुत सारी क्षार युक्त दवाइयाँ होती है, अगर वहां पे उसके साथ में पानी होगा तो हमारी दवाई की क्वालिटी या उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी ना। उसी तरह से और भी बहुत सारे आप कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसके अंदर। तो दवाई के अंदर या दवाई के साथ में मिक्स किया हुआ ऐसा कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिसके अंदर, जिसकी वजह से दवाई की क्वालिटी या उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उतनी सारी वहां पे पॉसिबिलिटीज जो हो सकती है वो सभी को ले लिया गया है, बोला गया है एडल्टरेटेड ड्रग्स। तो ये हो गई एडल्टरेटेड ड्रग्स के बारे में बात। फिर आगे तीसरा हम देखते हैं, यानी कि इसमें चौथा देखते हैं, स्पूरियस ड्रग्स। अभी इस शब्द का मतलब अच्छे से समझ लीजिए। स्पूरियस ड्रग्स, आसान भाषा में बताऊं तो, जो है नहीं लेकिन सिर्फ दिखता है, वो है स्पूरियस। अभी डिटेल में देखेंगे। अगर इंपोर्ट की जा रही है दवाई, इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, मुझे मंगवाना है कोकेन, जो कि बैन है ना। कोकेन वो एक ऐसा ड्रग है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन मैं मंगवाता हूँ उसी को पैरासिटामोल के नाम से, कि भाई मैं तो पैरासिटामोल मंगवा रहा हूँ, वैसे नाम से अगर मैं कोकेन मंगवाता हूँ तो वो स्पूरियस है। और साइकोट्रोपिक भी है अलग, वो मतलब कोकेन का नाम नहीं लेते, किसी और दवाई का नाम लेते हैं, तो भी वो स्पूरियस ड्रग्स है। जैसे कि अगर मुझे मंगवाना है एसिक्लोफिना और मैं मंगवा रहा हूँ डाइक्लोफिनाक के नाम से, तो वो स्पूरियस है। फिर दूसरा, एन इमिटेशन और इज a substitute for another drug or resembles another drug in a manner likely to deceive or bears upon its label और कंटेनर। मतलब कि दवाई कुछ है और नाम किसी और का ही दिया गया है। ऐसे केसेस बहुत बार सामने आते रहते हैं, आपने भी शायद देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो आगे देखिए ध्यान से। अभी समझ लीजिए कि कोई एक दवाई है, उदाहरण के तौर पर एलोपैथिक दवाई का नाम लेता हूँ। दवाई का नाम है लेवोसिट्रिजिन, दवाई का नाम है लेवोसिट्रिजिन। अलग अलग बहुत सारी कंपनियां उसको बनाती है, और उसका ब्रांड नेम होता है, किसी का होता है लेवोसेट, किसी का होता है लेवोसेट्री, किसी का होता है लेवोसेट वन, बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम होते हैं। इंग्रेडिएंट तो अंदर लिखा ही होता है लेवोसिट्रिजिन, लेकिन सिर्फ नाम से ही हम पता कर पाते हैं, है ना,
कि इसके अंदर लेवोसिट्राजिन है। अभी किसी और ने कोई एक दवाई बनाई जो लेवोसिट्राजिन नहीं है, जो कुछ और है, समझ लीजिए कि लोपेरामाइड है ना। लोपेरामाइड नाम से एक दवाई बनाई, तो दवाई उसने लोपेरामाइड बनाई, सही बनाई, बहुत बढ़िया क्वालिटी की बनाई, पैकिंग अच्छा किया, ऊपर लेबल में लिखा भी है कि ये लोपेरामाइड नाम की दवाई है, लेकिन ब्रांड नेम दिया लेवोसेट। तो ये क्या हो गया? स्पूरियस ड्रग। जैसे कि अंदर तो लोपेरामाइड दवाई है, तो नाम ऐसा दिया कि वो रिजेंबल करता है कि ये कुछ और ही दवाई है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य को हानि हो सकती है, क्योंकि बहुत बार जल्दी जल्दी में फार्मासिस्ट जो है वो गलती कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिलिंग में गलती हो सकती है, पेशेंट कंज्यूम करता है उसमें गलती हो सकती है, नर्स या वार्ड बॉय पेशेंट को दवाई देते हैं उसमें गलती हो सकती है। तो इस तरह का इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट, रिजेम्बलेंस, कुछ भी तरह का जो नहीं है वो दिख रहा है वहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको स्पूरियस ड्रग्स कहा जाएगा। आगे, लेबल और कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ इंडिविजुअल और कंपनी और मैन्युफैक्चरर विच इज fictitious or does not exist। मतलब कि मैंने एक दवाई बना ली, अभी दवाई में स्वास्थ्य को हानि करने वाली कुछ बात तो नहीं है, लेकिन ऊपर नाम छाप दिया है किसी इंडिविजुअल का या कंपनी का या मैन्युफैक्चरर का, जो कंपनी फिक्शियस है या जो कंपनी है ही नहीं, ऐसी कोई कंपनी का नाम वहां पे लिख दिया है। मतलब कि अगर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो सचमुच में एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, और उसके नाम से दवाई बेची जा रही है, तो वो स्पूरियस ड्रग्स कही जाएगी। फिर आगे है हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड wholly or in part by another drug or substance। समझ लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई ऐसी दवाई बना रहा हूँ जिसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। जैसे कि दवाई हम बना रहे हैं त्रिकटु चूर्ण, वहां पे क्या होगा? शुंठी चूर्ण, मरीच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, है ना। अभी मेरे पास शुंठी चूर्ण खत्म हो गया, तो मैंने मरीच चूर्ण, पिप्पली चूर्ण और शुंठी के बदले कुछ और डाल दिया, भृंगराज चूर्ण डाल दिया, तो वो स्पूरियस ड्रग बन जाएगा। हालांकि वो शरीर को कोई नुकसान करेगा ऐसा भी कोई नहीं है, हाँ स्वास्थ्य लाभ थोड़ा कम हो जाएगा ऐसा भी है, लेकिन नहीं होना चाहिए था। ऐसा कुछ एडल्ट्रेशन कर दिया, सब्स्टिट्यूट दे दिया। अभी भृंगराज तो पूरा ही क्वालिटी में अलग है उससे, लेकिन शुंठी जैसा ही कुछ डाल दिया, मैंने चित्रक डाल दिया, तो फिर वो ऐसा सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है। और अगर किया और पेटेंट प्रोप्राइटरी नाम से बेचते हैं तो ठीक है, लेकिन त्रिकटु चूर्ण नाम से बेचते हैं तो वो स्पूरियस ड्रग्स कहा जाएगा। फिर आगे, purports to be the product of manufacturer of whom it is not truly a product। मतलब कि मैं एक दवाई बेच रहा हूँ और नाम लिख दिया है ऊपर, डाबर इंडिया लिमिटेड, है ना, हिमालय हेल्थ केयर लिमिटेड। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मैं किसी और के नाम से दवाई बेच रहा हूँ, मैन्युफैक्चर मैं कर रहा हूँ, सेल मैं कर रहा हूँ, और सिर्फ जल्दी जल्दी सेल हो जाए बोल के मैंने वहां पे एक बड़ी किसी नामी कंपनी का नाम छाप दिया, मतलब कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, है ना। अगर वो सब ऐसा कुछ है तो फिर वो स्पूरियस ड्रग्स में कहा जाएगा। तो स्पूरियस मतलब क्या है ना, जो नहीं दिखता, जो होता ही नहीं है वहां पे, वैसा दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा होता है और कुछ नहीं होता। तो ऐसे सबको स्पूरियस ड्रग्स या स्पूरियस मेडिसिन कहा जाता है। तो अभी आपको इन तीनों शब्दों के बारे में क्लियर कट पता चला होगा। मिस ब्रांडेड ड्रग्स, एडल्टरेटेड ड्रग्स, स्पूरियस ड्रग्स, है ना। आगे दो पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं इन शॉर्ट, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स और स्पूरियस कॉस्मेटिक्स। और पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन भी आप समझे होंगे। तो अभी है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। तो मिस ब्रांडेड ड्रग्स के अंदर जो कुछ भी था वही सारी चीजें यहाँ पे है, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है, वो कॉस्मेटिक है, तो उसका भी वही सारी चीजें लागू होगी कि जैसा कलर नहीं होना चाहिए था वैसा कलर प्रिस्क्राइब किया है, जैसा लेबल नहीं होना चाहिए था वैसा लेबल प्रिस्क्राइब किया है, या वहां पे कोई फॉल्स क्लेम किया गया है, कुछ मिसलीडिंग है, अगर वो कॉस्मेटिक के बारे में है तो उसे मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक कहा जाएगा।
स्पूरियस कॉस्मेटिक मतलब जो है नहीं, सिर्फ दिखावा है। अगर वो कॉस्मेटिक के बारे में है तो पूरे के पूरे शब्द एक समान है। आप स्पूरियस ड्रग्स और स्पूरियस कॉस्मेटिक देख लीजिए, सिर्फ ड्रग को रिप्लेस कर दिया गया है कॉस्मेटिक से। वही सारी चीजें हैं, इसलिए मैं फिर से नहीं बोल रहा सब कुछ, लेकिन वही चीजें अगर मेडिसिन के बारे में नहीं, कॉस्मेटिक के बारे में है तो वो स्पूरियस कॉस्मेटिक कहा जाएगा। तो ये जो सारी चीजें है, ये 5 टर्मिनोलॉजी है, वो हमें लागू होने वाली है। मतलब कि एज अ फिजिशियन, एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर, हमें इन सब के साथ डील करना है। अगर हम कुछ मैन्युफैक्चरर बनने वाले हैं आगे जाकर, तो भी हमें इसके साथ डील करना है। अगर हम कहीं रेगुलेटरी ऑफिस में अपना करियर बनाने वाले हैं, तो भी हमें इन सभी के साथ डील करना है। ये बेसिक्स है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ये इंक्लूड किया गया है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये हमारे आगे जाके उपयोग में आने वाला है, और भविष्य में भी उपयोग में आने वाला है, एग्जाम में भी उपयोग में आने वाला है। ये सब आज हमने पढ़ा। आप इसको फिर से एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, है ना, इस पूरे लेक्चर को। और जो कुछ भी क्वेश्चंस है, जो कुछ भी नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है तो पूछ लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए, है ना। एग्जाम को अभी बहुत कम दिन बचे हैं, तो अभी आपका एग्जाम के लिए यहाँ पे आने का टाइम हो जाएगा। उससे पहले इसको देख लीजिए, पूछ लीजिए जो कुछ भी है वो।